Hello everyone, welcome to UPSC Guides previous year questions analysis for UPSC prelims exam. I am Harshal Patil and we are here to systematically analyze previous year's UPSC prelims questions so that you gain meaningful insights into the past year papers. Okay, we will now move on to the discussion related to the micro topic of fundamental rights from polity. Okay, one of the most important topics, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटी में अगर कुछ है तो वो है पार्लियामेंट का चैप्टर. अब तक 2013 से 2024 तक कुछ 30-35 क्वेश्चन पार्लियामेंट से पूछे गए. उसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, क्योंकि यहां पर आप अगर ट्रेंड वाइज एनालिसिस देखोगे स्टार्टिंग में ही तो आपको यहाँ पर 15 से 18 क्वेश्चन मिल जाते हैं फंडामेंटल राइट्स पर. चैप्टर भी बड़ा है लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे डायनामिक क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं. क्वेश्चन रिलेटेड टू कंसेप्ट्स भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रैक्टिकल चीजों के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस रिलेटेड टू करंट अफेयर्स भी. फॉर एग्जांपल राइट टू प्राइवेसी पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. राइट टू मैरिज, राइट टू गेट मैरिड विद द पर्सन यू लाइक, इस तरीके से करंट अफेयर में जो चीजें चल रही है उन पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है. राइट टू प्राइवेसी पर क्वेश्चन पूछा जाता है. तो करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन है और कुछ रट्टा मारने वाली भी चीजें होती है, उन पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो फंडामेंटल राइट ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है व्हेन इट कम्स टू पीवाईक्यू एनालिसिस ऑफ यूपीएससी. ओके, और पॉलिटी. सो फंडामेंटल राइट्स में शुरू करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सीधा सिंपल क्वेश्चन है 2017 से. राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द स्टेट्स अगेंस्ट द सिटीजंस. राइट्स स्टेट का क्लेम हो सकता है क्या? स्टेट अगेंस्ट सिटीजन? नो. हमें पता है कि वी हैव द, जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि वी हैव द लिमिटेड गवर्नमेंट. इट इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. 4 लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से हैं? तो एक है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है फेडरलिज्म, तीसरा है आपका फंडामेंटल राइट्स और चौथा है आपका जुडिशियल रिव्यू. ओके, तो यहां पर फंडामेंटल राइट्स इफ इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर ऑन स्टेट तो वो क्लेम ऑफ स्टेट कैसे बनेगा? तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाता है. राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेट. यहां पर स्टेट के प्रिविलेजेस है क्या? तो नहीं है. राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट. तो ये आपका सही आंसर बन जाता है. क्यों? क्योंकि इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर ऑन द स्टेट. इट इज अ क्लेम ऑफ सिटीजन कि हम अगर इस स्टेट में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो दीज आर आवर फंडामेंटल राइट्स दैट वी शुड एंजॉय. अगर हमें ये फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे, अगर हमारे ये फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो हम कोर्ट में जा सकते हैं. दैट इज वाई दे आर क्लेम्स. आप कोर्ट में जा सकते हो उनको फुलफिल करने के लिए. तो आपका आंसर बन जाता है ओके, आपका आंसर बन जाता है सी. तो यहां पर देख सकते हो आप कि राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट. नो, इनकरेक्ट, बिकॉज राइट्स प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम द एक्सेसेस ऑफ द स्टेट, नॉट द अदर वे अराउंड. राइट्स आर द प्रिविलेजेस. नो, इनकरेक्ट, बिकॉज राइट्स आर नॉट प्रिविलेजेस बट एंटाइटलमेंट्स. ओके, प्रिविलेजेस कैन बी टेकन अवे, राइट्स आर गारंटीड. उस तरीके से डी बी ऑप्शन क्यों? राइट्स आर द प्रिविलेजेस ऑफ द फ्यू सिटीजंस अगेंस्ट द मेनी. अगेन गलत हो जाता है. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन. वन ऑफ द इंप्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ. इक्वालिटी की अगर डेफिनेशन देखें हम तो सारे लोग इक्वल है. इक्वल है तो मतलब क्या है? एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली. नाउ एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली मतलब क्या है? किसी को हम स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे. दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ योर इक्वालिटी. तो यहां पर क्या पूछा गया है कि इंप्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ. तो इक्वली ट्रीट करने के लिए हमें किसी को स्पेशल ट्रीट नहीं करना है. तो स्पेशल ट्रीट मतलब क्या है? किसी को कुछ प्रिविलेज नहीं देनी है. तो आपका आंसर बन जाता है ए, क्योंकि रिस्ट्रेंट्स उसमें एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि रिस्ट्रेंट्स है हमारे हर फंडामेंटल राइट्स में. कंपटीशन भी है और आइडियोलॉजी, इसका कोई यहां पर रिलेवेंस नहीं बनता. तो इंप्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस. एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस. आप अगर देखोगे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आपको राइट टू इक्वालिटी वाले आर्टिकल्स मिलेंगे. तो यहां पर आपको पता चलेगा कि रिस्ट्रेंट तो हो नहीं सकता, कंपटीशन नहीं, आइडियोलॉजी, इक्वालिटी डज नॉट इंप्लाई एब्सेंस ऑफ आइडियोलॉजी, डिफरेंट आइडियोलॉजीज कैन कोएग्जिस्ट इन द सोसाइटी. ओके, दैट वैल्यू इक्वालिटी. ओके, जैसे इक्वालिटी मार्क्सिज्म में भी इक्वालिटी मिलेगी आपको और कैपिटलिज्म में भी इक्वालिटी मिलेगी आपको. कैपिटलिज्म में आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मार्क्सिज्म में आपको इक्वालिटी ऑफ
आउटकम्स मिलेगी। अब ये क्या है आप घर जाकर, या अब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन आप उस पर रिसर्च कुछ पढ़ भी सकते हो। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है, हर किसी को समान मौका मिलेगा। इक्वालिटी ऑफ आउटकम मतलब क्या, कि जो रिसोर्सेज है वो सब में समान लेवल पर बांटे जाएंगे। तो इक्वालिटी आपको कैपिटलिज्म में भी मिलेगी, इक्वालिटी आपको कम्युनिज्म में भी मिलेगी, लेकिन मीनिंग अलग हो जाती है। तो आइडियोलॉजी का भी वहां पर कोई इश्यू नहीं होता। ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, which of the following which one of the following is the correct relationship between rights and duties? rights and duties के साथ का जो रिलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि जैसे बोला जाता है कि अगर आपको राइट्स एंजॉय करने हैं तो आपको अपनी ड्यूटीज भी अच्छे तरीके से निभानी पड़ती है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज में एक ड्यूटी मेंशन है कि सिटीजन्स शुड प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द फ्लोरा, फोना, नेचर, फॉरेस्ट, वो सारी चीजें जो हैं। ओके, तो अगर आप गुड एनवायरमेंट, अगर आपका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट में बोला है कि राइट टू क्लीन एयर, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट is a fundamental right under article 21. Now if you want to enjoy that fundamental right of clean air, clean environment, it is also your duty ना, कि कहीं भी लिटर नहीं करना है, फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तभी आपको क्लीन एनवायरमेंट मिल पाएगा। तो उस हिसाब से फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज कॉम्प्लीमेंट्री बन जाते हैं एक दूसरे के। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ड्यूटी नहीं निभाओगे और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही एंजॉय करोगे। तो उसी रिलेशन पर एक क्वेश्चन पूछा है। तो आप यहां पर देखिए कि रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट्स आर कोरिलेटिव विथ ड्यूटीज। तो यही आंसर बन जाता है, क्योंकि कोरिलेटिव है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट। राइट्स आर पर्सनल, हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटी नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में रहते हैं हम। यहां पर फॉर एग्जाम्पल आपको कई बार कहीं पे भी रहना, घूमने का अधिकार है, लेकिन उसमें भी आपको लिमिटेड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। आप फॉर एग्जांपल ट्राइबल एरियाज में लैंड नहीं खरीद सकते, या वहां पर आप घर, या वहां पर आपकी जो राइट टू मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो ये नहीं हो सकता। राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट। राइट्स इंपॉर्टेंट है, नॉट ड्यूटीज। नॉट ड्यूटीज भी नहीं, ड्यूटीज भी इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस कर लिया। ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट। ड्यूटीज तो इंपॉर्टेंट है ही और राइट तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो आपको आपका सिंपल आंसर बन जाता है ए, राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव ऑफ ईच अदर। राइट्स आर द कोरिलेटिव विद द ड्यूटी। ओके, तो सिंपल आंसर वो बन जाता है आपका। तो देखिए कंसेप्चुअल लेवल पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम फंडामेंटल राइट से। यहां पर आप देखोगे कि which of the following are envisaged by the right against exploitation in the constitution of India? अब अगर आप देखोगे तो 14 से 18 तक हमारे राइट टू इक्वालिटी है। 19, 20, 21 तक आप देखोगे तो राइट टू लाइफ, राइट ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी एंड रिलेटेड है। उसके बाद आप अगर देखोगे तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपके 22, 23 में मिल जाते हैं। ओके, 23, 24 में मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो एडवाइसेज बाय द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, तो हर कोई राइट आपको पता होना चाहिए कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो यहां पर देखोगे प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, तो हमें पता है इट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी लग सकता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन इट इज मेंशन्ड इन राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 17 इट इज मेंशन्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ राइट टू इक्वालिटी। तो ये आपका गलत हो जाता है। इट इज राइट टू इक्वालिटी, नॉट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, इसका सेपरेट आपका मेंशन है। कहां पर है? आर्टिकल 29 to 30 में है। माइनॉरिटीज के राइट प्रोटेक्ट करना हो उस रिलेटेड, तो ये भी आपका एक्सप्लॉयटेशन का। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो चाइल्ड लेबर रिलेटेड जो है तो एक्सप्लॉयटेशन में चला जाता है। तो आपका ये दो जो है 1 and 4 आपके सही पॉइंट बन जाते हैं व्हेन इट कम्स टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये माइन्यूट चीजें ध्यान में रखिए कि हम वो इग्नोर कर सकते हैं बहुत बार कि राइट टू इक्वालिटी में कौन से एक्ट आते हैं, राइट टू फ्रीडम जो रिलेटेड एक्ट है, फ्रीडम एंड लिबर्टी, उसमें कौन से आते हैं, एक्सप्लॉयटेशन में कौन से, राइट टू रिलीजन कौन से, राइट अगेंस्ट राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज कौन से है, तो वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आपका आंसर बन जाता है 1 and 4। तो आप देखोगे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज अ सेपरेट फंडामेंटल राइट, नॉट पार्ट ऑफ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज 29, 30 वो भी अगेंस्ट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर आता है, नॉट अंडर द एक्सप्लॉयटेशन। प्रोहिबिशन हमें पता है कि आर्टिकल 24 में मेंशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
बहुत बार पूछा गया है, बार बार पूछती है यूपीएससी, राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इन इज, तो अंटिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42 ये फंडामेंटल राइट्स में मेंशन था, उसके बाद इसे मूव किया गया था राइट आउट ऑफ पार्ट 3। तो कॉन्स्टिट्यूशन में है लेकिन फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट 3 है उसमें नहीं है, तो आपका राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, सॉरी करेक्शन, आई थॉट राइट टू प्रॉपर्टी, सॉरी राइट टू वोट नहीं है, वो राइट टू प्रॉपर्टी का मैं जल्दी जल्दी में बोल गया। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, आपको पता है फंडामेंटल राइट में ये मेंशन नहीं है, नेचुरल राइट, फंडामेंटल राइट से ही नेचुरल राइट्स का ही एक्सटेंशन होते हैं, तो ये भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है मेंशन लीगल राइट, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल राइट में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है आर्टिकल 326 में, तो ये बन जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। राइट टू वोट and right to be elected in India is a constitutional right guaranteed under Article 326. Okay, it states that elections to the Lok Sabha and state legislative assembly shall be based on universal adult franchise, that is 18 years old, जो हमने 61st constitutional amendment में किया गया था। Yes, these rights are further regulated and mentioned in the Representation of People's Act. True है, legal act right भी बन जाता है, लेकिन more जो आपका करेक्ट आंसर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन जाता है। फंडामेंटल राइट, राइट टू वोट इज नॉट मेंशन इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेचुरल राइट जो है इनहेरेंट ह्यूमन बीइंग के लिए होते हैं, तो इनहेरेंट ह्यूमन बीइंग वोटिंग इज अ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इट इज नॉट रिलेटेड टू द नेचुरल राइट कंसेप्ट। ओके, लीगल राइट इज ग्रांटेड बाय द लॉ, बट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन से ही उसे गारंटी किया गया है। राइट टू प्राइवेसी, अगेन करंट अफेयर रिलेटेड, वहां उस टाइम पर 2018-19 में ये सारी चीजें चल रही थी प्राइवेसी से रिलेटेड, तो उस रिलेटेड ये क्वेश्चन बन जाता है। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, उसके अंदर राइट टू प्राइवेसी है, तो उस रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इंप्लाई द अबव स्टेटमेंट। तो आर्टिकल यहां पर देखिए, आर्टिकल 14 एंड द प्रोविजंस अंडर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं है। आर्टिकल 17 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगेन नहीं है। आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम्स गारंटीड इन द पार्ट 3, ये जो है ये आपका आंसर बन जाता है, क्योंकि ये जो है इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कौन सा है हमारा, इट इज आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम गारंटीड इन द आर्टिकल और पार्ट 3। तो सिंपल क्वेश्चन बन जाता है आपका वो, उस टाइम पुट्टा स्वामी केस हो और भी जस्टिस श्री कृष्णा कमिटी हो रिलेटेड टू प्राइवेसी, तो उस रिलेटेड वो बहुत सारा न्यूज में था 2018-19 में, तो उस रिलेटेड वो सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरीके से रूल ऑफ लॉ पर, कि लॉ की डेफिनेशन, रूल ऑफ लॉ, ये सारी जो मेंशन है चीजें, वो उस रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ एविडाइसी का प्रिंसिपल है, वो हमारे लक्ष्मीकांत के फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में भी उसका मेंशन आपको मिलता है। तो रूल ऑफ लॉ में लिमिटेशन ऑफ पावर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। अब ये लिमिटेशन ऑफ पावर्स, यस, रूल ऑफ लॉ होगा तो वहां पर क्या होगा, लिमिटेड गवर्नमेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सही है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, यस, इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए रूल ऑफ लॉ में, नहीं तो कोई बात ही नहीं बनती। उसके बाद पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू पीपल, नॉट द अदर वे अराउंड। तो आपको पता है पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पीपल होता है, तो ये आपका गलत हो जाता है। एंड लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, ऑब्वियसली सिविल पॉलिटिकल राइट्स रिलेटेड टू लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सारे राइट्स आपके रूल ऑफ लॉ में मेंशन होने चाहिए। तो आपका आंसर बन जाता है 1, 2 एंड 4। ओके, तो लिमिटेशन ऑन पावर होना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ होना चाहिए, नॉट पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अदर वे अराउंड। तो वो सारी चीजें आपको, तो आंसर आपका बन जाता है 1, 2 एंड 4। ओके, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी पर्सन ऑफ वंस चॉइस। तो ये भी जो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हादिया की केस उस टाइम चल रही थी, अ पर्सन्स राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ देयर चॉइस, कि अगर आप 18 साल की लड़की हो, 21 साल के लड़के हो, माइनर नहीं हो आप, तो आपको
किस तरीके का अपना राइट है, तो राइट टू चूज योर ओन पार्टनर, दैट इज सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। तो ये कहां पर मेंशन है, तो आपको पता चलेगा कि ये फ्रीडम में मेंशन नहीं है, ये पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड डिसीजन है, ना रिलीजन की बात है यहां पर, ना कल्चरल राइट्स की बात है। तो यहां पर आपका आंसर बन जाता है राइट आर्टिकल 21। अब ये उस टाइम लाल सिंह केस यूपी वर्सेस यूपी में 2006 में भी ये डिसीजन आया था, और शफीन जहान वर्सेस अशोकन के एम, दैट इज हादिया केस, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट rule that the right to marry a person of one's choice is an integral part of one's personal liberty under article 21। तो उस तरीके से तो आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, 25 जो है हमारा रिलीजन से रिलेटेड है, तो नॉट नेसेसरीली इट इज अ रिलीजियस राइट। देन आर्टिकल 29 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, तो आपका आर्टिकल 21 सही आंसर बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग categories of the fundamental rights incorporate protection against untouchability as form of discrimination। अब यहां पर untouchability exploitation के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, क्वेश्चन आसान दिख जाए और अनटचेबिलिटी फर्स्ट ऑप्शन या आपका राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिख जाए तो जल्दबाजी नहीं करनी है। इट इज आर्टिकल 17 और आपको आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 क्या कवर करते हैं, राइट टू इक्वालिटी। तो आपका अगेंस्ट अनटचेबिलिटी वाला जो एक्ट है 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, तो इट इज नॉट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इट इज नॉट राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम 19 से 22 तक हो जाते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन उसके बाद 23-24 में आ जाते हैं। तो हमारा राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी कम्स अंडर राइट टू इक्वालिटी। 15, 16, 17 एंड 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, तो ये सारे इक्वालिटी रिलेटेड आर्टिकल्स है। ओके, आर्टिकल 17 एक्सप्लिसिटली एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, पार्लियामेंट इनेक्टेड द सिविल राइट्स एक्ट, हमें पता है। फिर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट भी पार्लियामेंट ने इस रिलेटेड एस्टेब्लिश किया है और इनेक्ट किया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारा जो है वो 23-24 में आता है, फ्रीडम वाला हमारा 19 to 22 में आता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32 है। तो उसका और एक्सप्लॉयटेशन का कुछ रिलेशन ज्यादा नहीं है। तो बेसिक चीजें, सिर्फ कंफ्यूज नहीं। राइट टू प्राइवेसी, अगेन राइट टू प्राइवेसी रिलेटेड क्वेश्चन है 21 में, जस्टिस श्री कृष्णा कमिटी उसका रिपोर्ट उस रिलेटेड चीजें चल रही थी। विच आर द फॉलोइंग, तो राइट टू प्राइवेसी, जस्टिस श्री कृष्णा कमिटी हो रिलेटेड टू प्राइवेसी इन ऑनलाइन स्पीयर, हम जो सारे ये सोशल मीडिया इंटरनेट सारी यूज कर रहे हैं वहां पर हमारा राइट टू प्राइवेसी है। और दूसरी चीज LGBTQ रिलेटेड भी कुछ चीजें चल रही थी कि हर आदमी का सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो उसका पर्सनल राइट है, उसकी पर्सनल प्राइवेसी है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आप अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन बता दीजिए और उस लेवल पर आप उसको डिस्क्रिमिनेट करें। तो इन सारी वजह से फोन टैपिंग हो, इस सारी वजह से राइट टू प्राइवेसी उस टाइम चर्चा में था। तो आपका प्रोटेक्टेड अंडर विच, तो हमें सबको पता है कि राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड बिकॉज इट इज कि आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या हो, आप किससे क्या बातें कर रहे हैं, ये सरकार को जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपका बन जाता है पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड लिबर्टी। आप क्या कर सकते हो, आपका पार्टनर कौन बन सकता है, आप किससे क्या बातें करते हो, ये आपकी लिबर्टी है, ये आपकी लाइफ है। तो आपका आंसर बन जाता है आर्टिकल 21 विच कवर्स द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आगे अगर हम मूव करें तो लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which of the following articles of the Constitution of India। तो यहां पर देखिए मेंशन क्या है, सॉरी, unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which of the following articles of the Constitution। तो आर्टिकल यहां पर क्या होगा, अनगाइडेड डिस्क्रिशनरी होगा, तो यहां पर डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो आपका राइट टू इक्वालिटी वायलेट होगा। तो यहां पर आपका आर्टिकल 28 नहीं है, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, आर्टिकल 44 तो आपका DPSP में यूनिफॉर्म सिविल कोड रिलेटेड आर्टिकल है। तो आपका आर्टिकल 14 जो है, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, वो वायलेट होगा, क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं है, तो आप आर्बिट्रीनेस ला रहे हो, देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, और आप डिस्क्रिशनरी लेवल पर अपने लेवल पर चीजों को ऑपरेट कर रहे हो जिसका कोई
मतलब नहीं है, तो आपका ये जब वायलेट, ये अगर इस तरीके से आप अनकंट्रोल और अनगाइडेड एप्लीकेशन ऑफ लॉ करोगे तो आपका आर्टिकल 14 वायलेट होगा। ओके, सेम, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, 2021 में पूछा गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमें पता है कि ये फंडामेंटल राइट से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना गया था। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल यहां पर तो मेंशन नहीं है, तो लीगल राइट अवेलेबल ओनली टू द सिटीजंस। अब सिटीजंस को अवेलेबल है राइट, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। तो आपका आंसर बन जाता है लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स में हमें पता है कि राइट्स अवेलेबल टू सिटीजंस एंड राइट अवेलेबल टू ऑल, इस तरीके से भी डिवीजन है। ओके, तो 15, 16, 19, 29, 30 इस तरीके के जो आर्टिकल्स है वो सिर्फ इंडियंस को अवेलेबल है, बाकी सारे राइट्स सारे लोगों को अवेलेबल है, चाहे इंडियन हो या फॉरेनर हो। तो लीगल राइट जो है, पर्टिकुलरली राइट टू प्रॉपर्टी, जो वो इट इज अ लीगल राइट इन इंडिया अवेलेबल टू एनी पर्सन। फंडामेंटल राइट तो अभी नहीं है, नाइदर फंडामेंटल राइट नॉन लीगल राइट, लीगल राइट है हमारे यहाँ। तो पहले ओरिजिनली ये फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 के अंदर, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत उसे लीगल राइट बना, कॉन्स्टिट्यूशन में अदर जगह मेंशन किया गया आर्टिकल 300A में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट बन जाता है ये, ना कि फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मा अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट टू टाइटल्स के अंतर्गत पूछा जा सकता है, या इसे करंट अफेयर का भी क्वेश्चन देख सकते हैं, कह सकते हैं हम इसे। ज्यादा डिस्कस करने की बात नहीं। भारत रत्न, अब ये गवर्नमेंट ने ये रूल भी चेंज कर दिया है, तो थोड़ा इररिलेवेंट भी बन जाता है क्वेश्चन। भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर द टाइटल अंडर आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सही है कि ये जो टाइटल्स है ये कवर किए गए हैं आर्टिकल 18 में। पद्मा अवार्ड्स which were instituted in the year 1954 were suspended only once, यहां पर only once है, बहुत बार सस्पेंड हुए होंगे, बहुत लोगों ने किए भी है। तो ये आपका सॉरी, तो ये आपका एक्चुअली ओनली वंस, तो ये सही हो जाता है, ये गलत है, फर्स्ट वाला जो गलत है, क्योंकि आप भारत रत्न और पद्मा अवार्ड जो है वो सॉरी बाय मिस्टेक की अलग से लिया गया है, वो टाइटल के डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आते, आप उसका यूज कर सकते हो, तो एक अचीवमेंट है, तो उनको एग्जेम्पशन माना गया। आर्टिकल 18(1) क्या है, तो आर्टिकल 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल से, 18(1) में उसके एग्जेम्पशन है, तो ये दो आर्टिकल से, ये जो अवार्ड है उससे एग्जेम्प्टेड है। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्डेड इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इन द पर्टिकुलर ईयर। नॉन करेक्ट पूछा है, ये भी गलत है। रिसेंटली हमने देखा 4 लोगों को 5 लोगों को दिया जा सकता है, तो आपका आंसर बन जाता है 1 and 3 ओनली। ओके, आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट्स दैट द रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर आर्टिकल 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for the maintenance of the efficiency of the administration। ये सही बात है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म इफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसी कोई चीज डिफाइन नहीं की गई है, और कैसे डिफाइन करेंगे, अगर आपको पता भी नहीं है तो इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो आपका आंसर सी बन जाता है। ओके, एंड लास्ट, ओके सेकंड लास्ट, in India, which one of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of the fundamental rights? Fundamental rights और DPSP इंप्लीमेंट करने में कुछ तो टसल चल रही थी, तो वो टसल रोकने के लिए DPSP के प्रिंसिपल्स और DPSP के जो लैंड रिफॉर्म रिलेटेड एक्ट हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गवर्नमेंट ने इनैक्ट की थी। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में तो रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट की एडेड द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ये सारी चीजें ऐड की गई। वैलिडेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स के आर्टिकल 31 में फंडामेंटल राइट था कि राइट टू प्रॉपर्टी, तो वो अगर आप डीपीएसपी इंप्लीमेंट करने जाओगे तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपका वायलेट होगा। आप लैंड रिफॉर्म करने जाओगे तो राइट टू प्रॉपर्टी आपका वायलेट हो जाएगा। तो ये सारा बैलेंस एडजस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 1951 में ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनैक्ट की थी। उसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि जो भी आर्टिकल शेड्यूल 9 में एक्ट जो शेड्यूल 9 में हम प्लेस करेंगे उन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। कर्बिंग द प्रॉपर्टी राइट, वो सारी चीजें हैं।
44th में हमें पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से बाहर निकाला था। 42nd में हमें पता है कि इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स जो थे वो कर्टेल किए गए थे। 86 में तो एजुकेशन रिलेटेड आर्टिकल है, तो आपका वो गलत हो जाता है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्राइवेसी? तो राइट टू प्राइवेसी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस आर्टिकल 21 का क्वेश्चन अगेन 24 में रिपीट हुआ है। तो यहां तक फंडामेंटल राइट्स थे। ओके, इन नेक्स्ट lecture we will discuss DPSPs and questions related to fundamental duties. Okay, so we will stop here.